हेलो बच्चों। जैसे कि लास्ट टाइम हमने सेल साइकिल सेल डिवीजन इस लेसन को 3 वीडियो लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद मैंने आपको वादा किया था कि ये जो लेसन है वो एनसीईआरटी से हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। आई नो काफ़ी लंबा गैप हमारा बीच में चला गया बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम रैंडम थिंग्स, ओके। बट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन इस लेसन को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन समझते हैं। ये टेक्निक मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें हम लोग टोटली कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पर, ओके। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से हमारा लेसन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सबसे पहले जो पैराग्राफ है स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन उसमें दिया है कि हमें ये सबको पता है कि कितना भी लार्जेस्ट अगर ऑर्गेनिज्म रहता है तो भी उसकी जो लाइफ है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, ओके। नाउ यू मे वंडर कि ये सिंगल सेल जो है ये किस तरह से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाता है। कैसा बनाता है सिंगल सेल बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म? इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब लिविंग होता है तब उसमें आइदर उसका ग्रोथ हो रहा है एंड उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं लिविंग, ओके। जो भी लिविंग सेल्स रहते हैं दे रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू द टू। हर एक लिविंग सेल अपने आप को डिवाइड करता है। हर एक पेरेंटल सेल जो रहता है वो हर एक पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है, तैयार करता है। और ये जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं ये अगेन अपने आप को आगे डिवाइड करते हैं एंड ग्रो करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स विल अगेन डिवाइड, देन देयर डॉटर सेल्स विल अगेन गेट डिवाइड। इस तरीके से तैयार होता है न्यू सेल्स का पॉपुलेशन, ओके, जो कि पेरेंटल सेल के ग्रोथ एंड डिवीजन से तैयार हुआ था। इसको हम दूसरे वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं कि साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग बिलियंस ऑफ सेल। तो ये जो साइकिल है कि कोई भी एक सेल ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद में डिवाइड होगा। ये साइकिल जब रिपीटेडली चालू रहेगा तब जाके वी विल गेट द मिलियंस ऑफ सेल्स इन अ डेफाइनेट पीरियड ऑफ अ टाइम, ओके। अब उसके बाद में आपको दिया है सेल साइकिल। तो सेल डिवीजन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन के वक्त क्या होता है तो सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद जो सेल है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब उसका ग्रोथ होता है, ओके। तो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये जो इवेंट है ये सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं, ओके। ये जो इवेंट्स है ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं, प्रॉपर करेक्ट ऑर्डर में होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, ओके। ये जो इवेंट्स हो रहे हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर रहा है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ओके। देन वो सेल में क्या हो रहा है तो इट सिंथेसाइजेज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। वो जो सेल है वो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी तैयार करेगा, लाइक प्रोटीन्स, स्पिंडल फाइबर्स एंड ऑल। एंड इवेंचुअली वो जो सेल है वो डिवाइड होगा इनटू द 2 डॉटर सेल, उसको बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होगा, बाकी सिंथेसिस होता है, प्रोटीन्स एंड डीएनए एंड आरएनए एंड एवरीथिंग, एंड देन द सेल गेट्स डिवाइड इनटू द 2 डॉटर सेल, ओके। तो ये जब भी सेल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने से पहले वो सेल अपनी वॉल्यूम बढ़ाता है, ठीक है। क्यों वॉल्यूम बढ़ाना ज़रूरी है? क्योंकि सेल के अंदर में एक डीएनए है, लेकिन सेल डिवाइड होते वक्त अपने डीएनए की क्या बनाता है, कॉपी बनाता है, ओके। सेल डिवीजन में सेल जब अपनी डीएनए की कॉपी बनाता है, उसका रेप्लिकेशन करता है, टू अकोमोडेट दीज 2 डीएनए एंड क्रोमोसोम्स सेल अपना वॉल्यूम बढ़ाता है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस जो है वो सिर्फ एक ही स्टेज में होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको हम एस फेज बोलते हैं, ठीक है। ये जो रेप्लिकेटेड डीएनए है या क्रोमोसोम रहते हैं ये देन डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स वहाँ पे होने वाले हैं। कौन से वाले इवेंट्स होने वाले हैं? हमने पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ओके। तो ये इवेंट्स होंगे। इस इवेंट्स के थ्रू जो 2 डीएनए तैयार हुए हैं जिन्होंने क्रोमोसोम्स बनाए थे वो प्रॉपर डॉटर सेल्स में होने वाले हैं सेग्रीगेट और सेपरेट, ओके। व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल? अगर हम ह्यूमन सेल के बारे में लेते हैं तो एक ह्यूमन सेल डिवाइड होने के लिए 24 आवर्स का टाइम पीरियड जो है वो लेता है। अगर हम ईस्ट सेल का एग्जांपल ले रहे हैं तो एक ईस्ट सेल 90 मिनट में डिवाइड होता है। वही अगर हम ई कोलाई का एग्जांपल लेते हैं तो हमने इसके पहले भी समझा है कि एक ई कोलाई 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड करता है, ओके। तो कौन सा वाला सेल कितने टाइम में डिवाइड होगा इट डिपेंड्स अपॉन सेल टू सेल, ठीक है। सेल साइकिल जो है वो 2 मेन बेसिक फेजेस में डिवाइडेड रहता है।
उसमें एक जो रहता है, जैसे ये इतना जो टोटल पूरा फेज़ है ये कौन सा वाला है, इंटरफेज़, और ये जो यहाँ से यहाँ तक चालू रहता है ये क्या आपको दिखाई देता है, एम फेज़। एम का मतलब यहाँ पर माइटोसिस ऐसे आपको बताया है। ओके, एम फेज़ मतलब जहाँ पे एक्चुअल में सेल डिवाइड होता है, ठीक है। और इंटरफेज़ जो रहता है इट इज़ अ रेस्टिंग पीरियड, या मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था उसको प्रिपरेटरी फेज़ भी हम लोग बोलते हैं। अब जैसे कोई भी ह्यूमन सेल अगर 24 आवर में डिवाइड होता है तो हमें याद रखना है कि 95% जो ड्यूरेशन है वो इंटरफेज़ में ही जाता है। मतलब कोई भी ह्यूमन सेल अगर डिवाइड हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग समझ लो कि 23 आवर्स के लिए उस ह्यूमन सेल में क्या होगा, इंटरफेज़, एंड जस्ट 1 आवर में माइटोसिस खत्म होके एक सेल के 2 हो जाएंगे। ओके, एम फेज़ जब भी स्टार्ट होता है तो एम फेज़ में क्या क्या होता है, एक रहता है वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, ये जो है 4 फेज़ ये कैरियोकाइनेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यहाँ पे छोटा सा दिया है आपको साइटोकाइनेसिस। मतलब क्या, बहुत ही सिंपल बात है, अगर कोई भी सेल को हमें डिवाइड करना है तो बच्चों पहला उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड देन उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ओके, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस जो हमने पढ़ा वही इस पैराग्राफ में अगेन दिया हुआ है। सो इंटरफेज़ जो रहता है, इंटरफेजेस को हमने 3 सब फेजेस में डिवाइड किया है। कौन सी 3 फेजेस है, G1 जिसको गैप 1 बोला है, S जिसको सिंथेसिस बोला है, और G2 जिसको हमने बोला है गैप 2। तो G1, S एंड G2 3 फेजेस में हमने इंटरफेज़ को डिवाइड किया है। G1 फेज़ मतलब इट इज़ ए इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशन इनिशिएशन, ऐसा वो पहला सेंटेंस है। देखो बच्चों ध्यान दो यहाँ पे, ये है G1 फेज़। G1 फेज़ बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, एम फेज़, और DNA का रेप्लिकेशन कौन से फेज़ में होने वाला है, ये मतलब एस फेज़। तो एम फेज़ के बाद और एस फेज़ के पहले कौन सा फेज़ दिया है यहाँ पर, G1 फेज़। सो G1 इज़ बिटवीन एम एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसा वो पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा है। G1 में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये G1 हो गया। उसके बाद एस या फिर सिंथेसिस प्लेस, जहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन होता है, DNA का सिंथेसिस होता है। अगर हम DNA का इनिशियल अमाउंट 2C ऐसा लेते हैं तो आफ्टर एस फेज़ DNA का जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, 4C। बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, एंड वो स्टेटमेंट ये है कि देयर इज़ नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। समझ में आया बच्चों, क्या बताया है आपको यहाँ पे कि देयर इज़ नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। मतलब क्या, मतलब ये कि DNA का अमाउंट तो इनिशियली जो 2C था वो 2C से क्या हो चुका है, 4C। क्यों, क्योंकि एक जो DNA था इनिशियली वो एक DNA को हमने रिप्रेजेंट किया था बाय 2C। सो आफ्टर एप्लीकेशन जब DNA की कॉपी बन चुकी है तो जो 2 DNA तैयार हो चुके हैं, इन 2 DNA को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय 4C। ठीक है, तो DNA का जो कंटेंट है वो डबल हो चुका है। बट जो क्रोमोसोम बनते हैं हमें अच्छे तरीके से पता है, मैंने इसके पहले आपको जो पढ़ाया है वो तीनों भी वीडियोस की लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। मतलब कोई भी डायरेक्ट NCERT वाली ये वीडियो पे आने से पहले वो 3 वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स जो है वो 2 DNA मिलकर ही बनाते हैं, तो 2 DNA मिलकर ही क्रोमोसोम बनने वाला है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आएगा बच्चों, चेंज आएगा DNA के अमाउंट में, वो डबल हो रहा है। ओके, so if the cell has a diploid or 2n number of chromosome at G1 even after S phase the number of chromosome will be same, क्योंकि क्रोमोसोम 2 DNA मिलकर ही बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। एनिमल सेल में क्या हो रहा है कि एस फेज में DNA रेप्लिकेशन जो है वो न्यूक्लियस में शुरू हो रहा है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है जो स्पिंडल फाइबर बनाता है, तो सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो रहा है। एस फेज में DNA के साथ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, G2 फेज में क्या हो रहा है, तो प्रोटीन्स तैयार हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, जिसकी ज़रूरत हमें माइटोसिस में लगने वाली है, और सेल ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यूअसली रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये जो बाजू का बॉक्स है, इस बॉक्स के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स। प्लांट एनिमल कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, ऑफकोर्स बाय सेल डिवीजन। डू ऑल सेल्स इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम। प्लांट हो या एनिमल हो, सारे ही सेल हर वक्त कंटिन्यूअस डिवाइड होते हैं क्या, नहीं। देयर आर सम परमानेंट सेल, ओके, जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल्स, नॉट एट ऑल, ओके, बिकॉज जैसे मैंने अभी बताया कि सम सेल्स आर परमानेंट,
विच डिवाइड ओनली इफ ज़रूरत पड़ती है तो। ओके, सो कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ टिश्यूज हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट। तो कौन सा वो टिश्यू है जो एक हायर प्लांट के लाइफ में कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है, कौन सा वो टिश्यू है? तो उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम कहाँ पे मिलता है हमें? ये मिलता है हमें टिप रीजन पे। तो मेरिस्टेम जो कि टिप रीजन में रहता है, ये कंटिन्यूअस डिवाइड होता है। सो डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? नो, एनिमल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो नहीं रहता, बट एनिमल के जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उन बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, तो एनिमल में स्टेम सेल्स जो रहते हैं दे डिवाइड कंटिन्यूअसली, और प्लांट में तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके टिप पर। आगे बढ़ते हैं, चलो अगेन ये पैराग्राफ भी हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। सो वी हैव स्टडीड माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप सेल। जनरली कॉलेज में प्रैक्टिकल्स में ओनियन का जो रूट टिप है वहाँ पे माइटोसिस बच्चों को ऑब्जर्व करवाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। इट हैज़ 16 क्रोमोसोम ईच सेल। ओनियन रूट जो रहता है वो कैसा है? डिप्लॉयड। तो ओनियन का डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 16 हो गया। सो कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 फेज, आफ्टर S फेज और आफ्टर M फेज? भाई यहाँ पे कोई भी फेज बोली गई हो, हमें ये तो पता है कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? बिकॉज क्रोमोसोम्स 2 DNA मिलकर ही बनाते हैं। क्रोमोसोम का नंबर हाँ चेंज कब होगा? जब हम हैप्लॉइड या डिप्लॉइड की बात करते हैं। मतलब ओनियन का रूट डिप्लॉइड है तो 16 है, लेकिन ओनियन के जो गमिट्स है वो कैसे रहते हैं? ओनियन के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? हैप्लॉइड। तो वहाँ पे बच्चों N आ जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कंसेप्ट नहीं आता क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, चाहे वो कोई भी फेज हो। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो व्हाट विल बी द DNA कंटेंट ऑफ द सेल्स एट G1 आफ्टर S एंड एट G2? तो देखो हमने जैसे बच्चों पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि G1 अगर है तो G1 में DNA का कंटेंट हमने लिया है 2C। S फेज में DNA जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है, सो G2 में कितना आ जाएगा? 4C आ जाएगा। ओके, एंड इफ़ द कंटेंट आफ्टर M फेज, तो बच्चों एक बार S फेज निकल गया तो DNA का कंटेंट 2C से क्या हो चुका है? 4C हो चुका है। ओके, लेकिन क्रोमोसोम नंबर बदलेंगे नहीं। ठीक है, अभी हम लोग पैराग्राफ पे आते हैं। सो यहाँ पे दिया है कि कुछ एनिमल सेल्स जैसे कि हार्ट सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं हो रहे हैं। दे डिवाइड ओनली इफ़ नीडेड, ओकेजनली, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही वो डिवाइड होंगे। कब? जनरली जब इंजरी होती है किसी सेल्स को, किसी सेल्स की डेथ हो जाती है तब। मतलब जो हमारे बॉडी के परमानेंट सेल ज़रूरत पड़ने पर डिवाइड होते हैं, वो सेल साइकिल की कौन सी फेज़ में है? तो वो सेल साइकिल की आपको याद रखना है कि वो सेल साइकिल के G1 में से निकल के कौन सी फेज़ में जा रहे हैं बच्चों? G0। हाँ, ये याद रखना है कि G1 में से निकल के वो कौन सी वाली फेज़ में चले गए हैं? G0, जिसको क्विसेंट स्टेज ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्विसेंट स्टेज में G0 में जो सेल्स रहते हैं वो मेटाबॉलिकली तो भले ही एक्टिव रहते हैं बट डिवाइड नहीं हो रहे हैं। एनिमल सेल में माइटोसिस कहाँ पे होता है? ओनली इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। सोमैटिक वर्ड का मतलब रहता है बॉडी सेल्स। ओके, तो एनिमल में माइटोसिस कहाँ पे हो रहा है? डिप्लॉयड बॉडी सेल्स में हो रहा है। ठीक है, हाँ, जैसे कि इसमें एक एक्सेप्शन हम ले रहे हैं, मेल हनी बीज। सो इसके पहले हमने एनिमल हस्बेंडरी में ये पढ़ा है कि जो मेल हनी बीज रहते हैं दे आर एक्चुअली हैप्लॉइड। ठीक है, मेल हनी बीज कैसे रहते हैं? हैप्लॉइड। तो मेल हनी बी के केस में हैप्लॉइड मेल हनी बीज में जो गमिट है वो कैसे बनते हैं? बाय माइटोसिस। क्योंकि मेल हनी बीज कैसे हैं? हैप्लॉइड। मेल हनी बी की बॉडी हैप्लॉइड है तो वहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस होगा गमिट फॉर्मेशन के लिए। अदरवाइज बाकी जो एनिमल्स है, बाकी एनिमल में जो माइटोसिस है वो डिप्लॉयड बॉडी सेल्स में या सोमैटिक सेल में हो रहा है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है बच्चों। प्लांट में हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होता है, जैसे कि पोलन ग्रेन में माइटोसिस से मेल गमीटोफाइट बनता है, मेगास्पोर में माइटोसिस से फीमेल गमीटोफाइट बनता है, और डिप्लॉयड सेल में तो माइटोसिस होता ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपना जो प्रिपरेटरी फेज़ है वो ख़त्म हो गया, इंटरफेज। देन आपको एम फेज़ दिया है। एम फेज़ बहुत मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ है सेल साइकिल का, ऐसा आपको बोला गया है क्योंकि मैक्सिमम जो भी रिकॉग्निशन है, जो भी इवेंट्स होने वाले हैं वो एम फेज़ में हम लोग प्रॉपर उसको क्रोमोसोमल इवेंट्स को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि एम फेज़ के बाद जो पेरेंट सेल है उसके जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं।
मेरी बात अच्छे से समझ लो। एम फेज के बाद पेरेंट सेल के जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं बच्चों, इसीलिए एम फेज को कौन सा वाला डिवीजन बोला गया है, इक्वेशनल डिवीजन बोला गया है। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड होगा न्यूक्लियस, सो वहाँ पे सबसे पहले आएगा कैरियोकाइनेसिस, बाद में फिर आएगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब जो न्यूक्लियर डिवीजन का प्रोसेस है वो क्लियर कट 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज जो है ये कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला फेज है, जिसके एस और G2 के बाद में क्या आने वाला है, प्रोफेज। ओके, तो एस फेज में, G2 फेज में जो नया डीएनए तैयार हुआ था, तो उसके बाद सेल के पास में 2 डीएनए थे और ये 2 डीएनए जो है उनका कंडेंसेशन हो करके प्रोफेज में क्या बनता है, क्रोमोसोमल मटेरियल बनता है। बच्चों 2 डीएनए मिलके क्रोमोसोम कैसे बनाते हैं ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बताया है। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 आप सबसे पहले सेल साइकिल सेल डिवीजन का फर्स्ट वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है और तभी आप NCERT पे जंप कीजिएगा। ओके, तो 2 डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोमल मटेरियल बन गया है। ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है ये धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है। ओके, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, धीरे धीरे वो कंडेंस होते जा रहा है। द सेंट्रोमियर विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। देखो बच्चों, एस फेज में क्या क्या हुआ, 3 चीज़ें हो गई अभी। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हुआ, एस फेज में सेंट्रिओल रेप्लिकेट हुआ, एस फेज में सेंट्रोसोम रेप्लिकेट हुआ। ये 3 चीज़ें बताई हैं NCERT में जो एस फेज में रेप्लिकेट हो रही है। ओके, नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रिओल है, ये अपोजिट पोल के तरफ जा रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, तो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो रहा है, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स तैयार हो रहे हैं और एक क्रोमोसोम्स को हमको ऐसे 2 क्रोमैटिड अटैच दिखाई देते हैं। कहाँ पे अटैच दिखाई देते हैं, एट द सेंट्रोमियर। ओके, ये है सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर पे 2 क्रोमैटिड अटैच दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज, फर्स्ट वो सेंटेंस देखिए यहाँ पे आया है। सो धीरे धीरे सेंट्रोसोम, ओके सॉरी बच्चों, हाँ पहले वर्ड यूज़ किया था सेंट्रिओल और अभी वर्ड यूज़ किया है सेंट्रोसोम। तो हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि सेंट्रिओल सेंट्रोसोम में फ़र्क क्या है। जो भी एनिमल सेल होता है, इस एनिमल सेल में न्यूक्लियस के आजू बाजू का एरिया जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रिओल। तो न्यूक्लियस के आजू बाजू का एरिया जहाँ पे सेंट्रिओल प्रेजेंट रहता है उस एरिया को बोला जाता है सेंट्रोसोम। ठीक है, तो पहले वर्ड यूज़ किया था सेंट्रिओल और अभी वर्ड यूज़ किया है सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ये जो सेंट्रिओल था ये 1 से 2 हो चुके थे। कब, जब कौन सा वाला फेज शुरू था बच्चों, इंटरफेज शुरू था। ठीक है, एस फेज था, तो ये ऑलरेडी सेंट्रिओल सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो चुके हैं। अभी स्टेटमेंट क्या है कि जो सेंट्रोसोम सेंट्रिओल ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके थे, नाउ दे बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल, एक सेंट्रिओल जो है वो ऊपर जाएगा, एक सेंट्रिओल जो है ये नीचे जाएगा, अपोजिट पोल के तरफ जाने वाले हैं। इनसे ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट होने वाले हैं। देखो ये सेंट्रिओल से माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे रेडिएट होंगे और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या नाम दिया जाता है, एस्टर बोला जाता है। और यही एस्टर आगे बनाएगा माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस बनाने वाला है। माइटोटिक एपरेटस मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये दोनों पोल पे आपको सेंट्रिओल दिखाई दे रहे हैं, उनसे रेडिएटिंग ये एस्टर्स दिखाई दे रहे हैं और ये आपको दिखता है क्रोमोसोमल फाइबर जो क्रोमोसोम को पकड़ने में यहाँ पे मदद कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो प्रोफेज के एंड में अगर हमने सेल को माइक्रोस्कोप में देखा तो सेल्स में क्या नहीं दिखाई देता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखाई देता है एट द एंड ऑफ प्रोफेज। मेटाफेज की तरफ आते हैं तो मेटाफेज में न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीट गायब हो चुका है। ओके, तो क्रोमोसोम्स जो है आप जैसे ये डायग्राम में देख रहे हैं कि पूरे साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स जो है वो स्प्रेड हो चुके हैं। क्लियरली माइक्रोस्कोप में हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं। ये जो मेटाफेज है यहाँ पे हम ये स्टेज में क्रोमोसोम का जो मॉर्फोलॉजी है वो बहुत इजीली अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स है उसमें हमको दिखते हैं कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड एट सेंट्रोमियर। ठीक है, ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और सेंट्रोमियर ने उनको पकड़ के रखा है, इस तरह से हम देख सकते हैं। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। ध्यान दो बच्चों, क्या बोला है यहाँ पे कि ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये सेंट्रोमियर के सरफेस पे ऐसे देखो स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं एंड ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं काइनेटोकोर। और ये जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं
तो स्पिंडल फाइबर्स आर एक्चुअली अटैच टू द काइनेटोकोर। समझ में आया बच्चों? स्पिंडल फाइबर्स जो है वो एक्चुअली कहाँ पे अटैच रहता है? टू द काइनेटोकोर। ठीक है, तो मेटाफेज जो है इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे हमको दिखाई देते हैं एंड काइनेटोकोर को स्पिंडल फाइबर्स कनेक्टेड रहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स ये अपोजिट पोल के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स अलाइन है उसको मेटाफेज प्लेट ऐसे बोला गया है। तो मेन मेटाफेज में क्या हो रहा है कि स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर को अटैच है और जो क्रोमोसोम्स रहता है वो अभी स्पिंडल इक्वेटर के तरफ जाकर अटैच हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं मेटाफेज प्लेट पे। ठीक है, एनाफेज एक्सक्यूज मी। एनाफेज में क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पर अलाइन है वो क्या होने वाले हैं? स्प्लिट होने वाले हैं बच्चों। कैसे स्प्लिट होने वाले हैं? सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर है ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा। पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया है सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया। ये एक क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड, ये दोनों क्रोमैटिड क्या हो चुके हैं? सेपरेट हो चुके हैं। देखो फिर ध्यान दो, ये जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, देखिए बच्चों ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो चुका है और इससे लगा एक क्रोमैटिड दूसरी तरफ जा रहा है, इसके लगे हुए दूसरे क्रोमैटिड दूसरी तरफ जा रहा है। मतलब एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड है ये क्या हो चुके हैं? अभी सेपरेट हो चुके हैं। सो ये जो क्रोमैटिड से सेपरेट हो रहे हैं नाउ दे कैन बी कॉल्ड एज अ डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, ये डॉटर न्यूक्लियाई में, डॉटर फ्यूचर न्यूक्लियाई में माइग्रेट होने वाले हैं। जैसे जैसे ये अपोजिट पोल के तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेट से ये दूर जा रहे हैं। ओके, तो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। मतलब क्या कि ये जो सेंट्रोमियर है ये पोल के तरफ डायरेक्टेड है और ये ऐसे आपको क्या दिखाई देते हैं? इसके क्रोमैटिड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। मतलब ये पहले सेंट्रोमियर पोल के तरफ है और इसके जो आर्म्स है क्रोमोसोम्स के, इट इज़ बिहाइंड दिस सेंट्रोमियर। ठीक है, सो एनाफेज में क्या हो रहा है? मेनली सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, क्रोमैटिड अपोजिट पोल के तरफ जा रहे हैं। इससे भी काफ़ी डिटेल हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, सो एनाफेज के बाद में एनाफेज जो है वो शॉर्टेस्ट फेज रहता है। इसके बाद में टिलोफेज है। टिलोफेज में कैरियोकाइनेसिस का ये लास्ट फेज होगा। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स अपने रिस्पेक्टिव पोल के तरफ चले गए हैं, ये क्रोमोसोम्स रिस्पेक्टिव पोल के तरफ जाने के बाद में डीकंडेंस होने वाले हैं। डीकंडेंस होने वाले हैं मतलब जो क्रोमोसोम्स चले गए थे, ओके, जो क्रोमैटिड चले गए तो वो यहाँ पे क्या होने वाले हैं? टिलोफेज में ऐसे खुलने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स जो थे ऐसे इस तरह से थे तो ये खुल जाएंगे। ठीक है, ये डीकंडेंस हो जाएंगे, ये खुल जाएंगे और ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल इज एट द टू पोल। हर एक पोल के तरफ क्रोमैटिन मटेरियल का एक एक सेट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे टिलोफेज में आपको क्या क्या दिखाई देगा? तो क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल, अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम चले गए, उनका आइडेंटिटी लॉस हो चुका है। ये क्रोमोसोम्स खुल गए हैं, क्रोमैटिन बन चुका है, हर एक सेट के आजू बाजू में न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो चुका है। ये सेल में टीलोफेज में न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER वापस दिखाई देगा, जो कि प्रोफेज के बाद में गायब हो चुके थे। टीलोफेज के एंड में वापस आ जाएगा न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ER। ठीक है, इसके बाद में अब होने वाला है बच्चों साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? सो माइटोसिस अकम्प्लिशेस नॉट ओनली सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स इनटू डॉटर न्यूक्लियाई बट सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियाई तो सेपरेट हो गए थे ऑलरेडी, अब यहाँ पे बच्चों साइटोप्लाज्म सेपरेट होने वाला है, जिसको हम बोल रहे हैं साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे सेल डिवीजन खत्म होगा। एनिमल सेल में जस्ट फरोइंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मतलब ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फरो हो रहा है एंड ऐसा ये फरो होके 2 सेल डिवाइड होके सेपरेट हो जाएंगे। ओके, बट प्लांट सेल में ये फरोइंग हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज प्लांट सेल हैज़ इन इट्स एक्सटेंसिबल सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल है, तो साइटोकाइनेसिस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से होने वाला है। कैसा होने वाला है बच्चों? सो हमने पढ़ा था कि ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। अब प्लांट सेल में क्या है कि ऐसे ऊपर ये सेल वॉल है। सेल वॉल होने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे बीच में बने वाला है यहाँ पे सेल प्लेट। तो सेल प्लेट विल बिगिन, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट विल बिगिन। ओके, एंड ये जो सेल प्लेट है ये तैयार हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसे ग्रो करेगा और इसने ये डिवाइड कर दिया। और आगे चल के ये जो सेल प्लेट है, ये सेल प्लेट आगे जाके किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा? तो ये आगे जाके कन्वर्ट होने वाला है इनटू द
मिडल लैमेला, मतलब देखो ये यहाँ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल, ये प्लांट सेल अलग, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल, ये प्लांट सेल अलग, लेकिन ये जो यहाँ पे बीच में सेल प्लेट बना था, ये सेल प्लेट इन दो प्लांट सेल के बीच क्या करके काम करने वाला है बच्चों, एज अ मिडल लैमेला करके काम करने वाला है। ओके, सो एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेलीज जो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे देखो न्यूक्लियाई तो डिवाइड हो गया, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। तो एक सेल में आपको दो दो न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पे, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, जो कोकोनट का पानी हम पीते हैं, कोकोनट वाटर, दैट इज ए लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। मल्टी न्यूक्लिएट को सिंसिटियम ये वर्ड भी यूज़ किया जाता है। ओके, मल्टी न्यूक्लिएट के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है बच्चों, सिंसिटियम, ये वर्ड भी यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, सो आई होप आपको माइटोसिस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन जो रहता है, इट इज़ यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली, जो हमने पढ़ा, बट लोअर प्लांट्स में एंड सम इंसेक्ट्स जैसे कि मेल हनी बीज, इसमें हमने देखा कि हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होता है। ओके, माइटोसिस बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी से डिवीजन होने वाला है, ऑर्गेनिज्म का लाइफ कंटिन्यू रहने वाला है एंड ऑफ कोर्स हमारी ग्रोथ होने वाली है। ओके, सो माइटोसिस जो है उसमें डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम्स का, तो डॉटर सेल्स आइडेंटिकल आते हैं, तो इसको इक्वेशनल डिवीजन भी हमने बोला है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है ये माइटोसिस से ही होने वाला है। जब भी सेल डिवाइड होना चाहता है, मैंने पहले ही बताया कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तब उसमें जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का रेशो रहता है, ये रेशो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, जब डिवाइड होने जा रहा है तब, लेकिन बच्चों डिवाइड होने के बाद में, डिवाइड होने के बाद डॉटर सेल्स में न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। ओके, माइटोसिस से सेल रिपेयर होता है, हमारे जो अपर लेयर्स रहती है एपिडर्मिस की, उसमें कंटिन्यूअसली सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं बिकॉज ऑफ माइटोसिस। हमारा जो गट का लाइनिंग रहता है, हमारे ब्लड सेल्स रहते हैं, ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते हैं, माइटोसिस से नए नए सेल्स तैयार होते हैं। प्लांट में हमने देखा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है उसमें अपाइकल मेरिस्टेम आ गया, लैटरल कैम्बियम आ गया। ओके, तो अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल कैम्बियम भी कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, जिससे प्लांट्स का होता है कंटिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। सो इट इज़ ऑल अबाउट माइटोसिस। ठीक है, उसके बाद हम मियोसिस आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। सो मियोसिस का सेल डिवीजन क्यों होता है, इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर फॉर्मेशन ऑफ गमिट्स। जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गमिट्स तैयार होते हैं, गमिट का फ्यूजन होता है और जाइगोट बन के लाइफ आगे कंटिन्यू होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसमें जब मियोसिस होता है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जो भी डिप्लॉयड सेल है ये डिवाइड होके क्या तैयार होने वाले हैं यहाँ पे, गमिट्स, और गमिट्स कैसे रहते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन है जिसमें कि क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होगा। मतलब अगर ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स है तो गमिट में आते हैं 23 क्रोमैटिड। ओके, मतलब क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे रिड्यूस होगा बाय हाफ, और इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन ऐसे भी बोला जाता है। सो दिस डिवीजन मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। इसमें एक सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स आने वाले हैं एंड 4 डॉटर सेल्स आने वाले हैं, इसीलिए इसको हमने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, सो मियोसिस में हैप्लॉयड गमिट बनते हैं, हैप्लॉयड गमिट का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है एंड डिप्लॉयड जाइगोट ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर क्या करता है, रिस्टोर करता है। ओके, तो जैसे प्लांट्स में होता है गमिटोजेनेसिस, एनिमल में होता है गमिटोजेनेसिस, तो गमिटोजेनेसिस मतलब मियोसिस। सो मियोसिस में क्या होगा बच्चों की, सेल में जो इंटरफेज है वो सिर्फ एक ही बार होने वाला है, मतलब एक बार मदर सेल ने इंटरफेज ख़त्म कर लिया, अब उसमें जो डिवीजन है वो 2 बार होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, लेकिन इंटरफेज एक ही बार होगा। एक बार इंटरफेज हो रहा है का मतलब क्या, ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन विल बी देयर। ठीक है,
तो मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड। तो डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है एस फेज में, 2 डीएनए बन चुके हैं, दोनों डीएनए ने मिलकर अभी क्रोमोसोम्स बना लिए हैं, मियोसिस 1 शुरू हो गया है बच्चों। ओके, तो मियोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं उनका पेयरिंग भी होता है, एंड जो क्रोमोसोम्स पेयर में आते हैं हमने पढ़ा था कि उनको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सो मियोसिस के इम्पॉर्टेंट इवेंट में से एक है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होना, दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होना जिससे रिकॉम्बिनेशन तैयार होता है। अगेन आई विल सजेस्ट कि आप पहले वीडियो लेक्चर देखिए, बाद में एनसीईआरटी जंप कीजिए, अदरवाइज होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, ये वर्ड्स आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स तैयार होते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस कंप्लीशन। मियोसिस 1, मियोसिस 2 दोनों में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन में अगेन वही 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, मियोसिस 1 में पहला प्रोफेज 1 जो है ये थोड़ा सा लॉन्गर है, कॉम्प्लेक्स रहता है क्योंकि उसको हमने सब डिवाइड किया है इनटू द 5 सब फेजेस। क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेसिस पे 5 सब फेजेस हमने उसमें तैयार किए हैं। पहली फेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में धीरे धीरे क्रोमोसोम्स तैयार हो रहे हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर में क्रोमोसोम्स धीरे धीरे विजिबल हो रहे हैं, धीरे धीरे क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं। सेकंड फेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। ओके, एंड जो क्रोमोसोम्स की पेयर बन गई है उसको हम बायवैलेंट बोलते हैं, जो यहाँ पे नहीं दिया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं तो हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये जो क्रोमोसोम का सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग हुआ है इस क्रोमोसोम के पेयरिंग के बीच में। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स का पेयरिंग हो रहा है इस क्रोमोसोम्स के बीच में, पेयर के बीच में क्या दिखता है आपको, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स दिखता है जिसको हम क्या नाम देंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नाम देंगे। ठीक है बच्चों, इसको हमने नाम दिया है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म बाय द सिनेप्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज अ बायवैलेंट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे देखा उसको बायवैलेंट बोलते हैं, उसको टेट्राड भी बोला जाता है। ठीक है, ये बायवैलेंट या टेट्राड इसके बाद वाली फेज में ज़्यादा क्लियर दिखता है जिसका नाम है पैक्टीन। तो पैक्टीन में हम क्या देखते हैं कि ये जो क्रोमैटिड है वो और ज़्यादा शॉर्ट हो चुके हैं, और ज़्यादा जो क्रोमैटिड्स है वो प्रॉपरली कंडेंस हो चुके हैं, एंड इन क्रोमैटिड्स के बीच में क्या हो रहा है यहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग ओवर। ये जो आजू बाजू के 2 क्रोमैटिड्स है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मतलब वो जगह जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है उनका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है जिसमें एंजाइम रिकॉम्बिनेज जो है वो भी इन्वॉल्व है। याद रखना ये दिया है यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहता है, रिकॉम्बिनेज, जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स की फ्रेगमेंट को एक्सचेंज करने में मदद करता है। पैक्टीन के एंड में रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में डिप्लोटीन। डिप्लोटीन वाली फेज में ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स येलो से हमने यहाँ पे बताया था, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ये डिसॉल्व हो रहा है। ओके, बायवैलेंट जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ये जो बायवैलेंट है भले ही एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं बट क्रॉसिंग ओवर के साइड पे क्या है, ये कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन है ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था इसको हम क्या बोलते हैं, चायज़मेटा बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन देखिए बच्चों, इन ऊसाइट ऑफ सम वर्टिब्रेट, कुछ वर्टिब्रेट का जो ऊसाइट मतलब फीमेल गमिट होता है, इसमें ये जो डिप्लोटीन वाला फेज है इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। कुछ वर्टिब्रेट एनिमल्स के ऊसाइट में फीमेल गमिट में डिप्लोटीन वाला फेज महीनों तक या सालों तक रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाली फेज है मियोटिक प्रोफेज 1 की डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायज़मेटा, मतलब ये जो चायज़मेटा सेंटर में था देखो बच्चों एंड में चला गया है। क्रोमोसोम जो है वो आपको ऐसे एंड में यहाँ पे अटैच दिखाई देते हैं। मियोटिक स्पिंडल बनने की शुरुआत हो चुकी है। अभी क्रोमोसोम्स जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ये अभी भी एंड पर कनेक्टेड आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये ब्रेक हो चुका है, न्यूक्लियोलस जो है ये डिसअपियर हो चुका है। एंड नाउ डायकाइनेसिस के बाद आएगा मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में ये जो क्रोमोसोम्स के बायवैलेंट रहते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम की जो पेयर रहती है ये इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज होने वाली है जैसे कि पहले हुआ था। पर माइटोसिस में क्या हुआ था कि अकेले अकेले क्रोमोसोम्स अरेंज हुए थे, यहाँ पे क्रोमोसोम्स पेयर में अरेंज होने वाले हैं। ठीक है, दोनों भी जो अपोजिट पोल्स हैं सेंट्रियोल्स से, वहाँ से निकलने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स।
ओके। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कहाँ पे अटैच होने वाले हैं बच्चों? हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे ये सेंट्रोमियर के ऊपर क्या रहता है? काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर को क्या अटैच रहता है? काइनेटोकोर को माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये बंडल्स अटैच रहते हैं, ठीक है। तो जो मैंने पहले बताया था वही यहाँ पे अभी फिर से होने वाला है। लेकिन क्रोमोसोम्स हमें याद रखना है कि पेयर में अरेंज होने वाले हैं। कौन सी वाली फेज में? मेटाफेज 1। एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो पेयर है वो सेपरेट हो चुका है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये ऐसे सेपरेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हुआ, यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ है। फिर आता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होने वाला है? अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया है, न्यूक्लियोलस अपीयर हो गया है। अगेन यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लियाई दिखाई देंगे एंड साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस होने के बाद में 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स बनेंगे तो उसको हमने बोला है डायड ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑल्दो इन मेनी केसेस क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्शन। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 भी होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे टीलोफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स है जो कि अपोजिट पोल के तरफ चले गए हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम ह्यूमन के केस में एक पोल पे, 23 क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चले गए, ये पूरा नहीं खुलेंगे, ये जस्ट थोड़ा डिस्पर्स होंगे। दे डू नॉट रीच एक्सट्रीम एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस, ये पूरा नहीं खुलने वाले, ये जस्ट थोड़ा सा डिस्पर्स होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगेन इनको मियोसिस 2 में जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मियोसिस 1 खत्म हो चुका है, एक सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स आ गए हैं। ये दोनों डॉटर सेल्स इसके पहले कि मियोसिस 2 को स्टार्ट करें थोड़ा पॉज लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस ये थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक रहता है, जिसके बाद में 2 डॉटर सेल विल सिंपली स्टार्ट द मियोसिस 2। ओके, डायरेक्ट मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, इसके बीच कोई इंटरफेज या कोई डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर अगेन नहीं होने वाला है। अब हमारे पास क्या है बच्चों? 2 सेल्स है डॉटर सेल्स, एंड दोनों डॉटर सेल्स में कितने कितने क्रोमोसोम्स गए थे? 23 गए थे। अब ये दोनों डॉटर सेल्स जब आगे और डिवाइड होना शुरू करते हैं और प्रोफेज 2 में जाते हैं, तो प्रोफेज 2 में जाते ही क्रोमोसोम्स बनेंगे, जैसे कि हमने बहुत बार पढ़ा अब तक कि प्रोफेज में क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये कितने क्रोमोसोम बनेंगे बच्चों? 46 बनेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कितने गए थे? 23 गए थे, और इसने डायरेक्ट अब क्या शुरू कर दिया है? मियोसिस 2। डीएनए रेप्लिकेट हुआ क्या? नहीं। तो प्रोफेज 2 में ये दोनों भी डॉटर सेल्स में कितने कितने क्रोमोसोम्स बनेंगे बच्चों? 23 क्रोमोसोम्स बनने वाले हैं। यहाँ पे याद रखना है कि रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। तो वही जैसे माइटोसिस में हुआ था कि क्रोमोसोम्स तैयार हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह जो कुछ भी है वो डिसअपियर हो चुका है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो गए। मेटाफेज 2 में अगेन यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अकेले अकेले अरेंज होने वाले हैं, नॉट इन अ पेयर, ठीक है, अकेले अकेले अरेंज होंगे। यहाँ पे अगेन आपको मैं वही बताऊंगी कि सेंट्रोमियर के ऊपर क्या है? काइनेटोकोर, और इस काइनेटोकोर को आपको क्या अटैच दिखाई देते हैं बच्चों? माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो मेटाफेज प्लेट पर एक पूरा अरेंजमेंट फिर से हो चुका है जैसे माइटोसिस में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आएगा एनाफेज 2। एनाफेज 2 में अब यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर क्या होने वाला है? डिवाइड होने वाला है। एक सेंट्रोमियर जो है ये ऐसा डिवाइड हो जाएगा और ये जो क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। इस बार आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि ये जो सेल है इसने 23 क्रोमैटिड बनाए थे, 23 क्रोमोसोम बनाए थे। तो यहाँ पे जो 23 क्रोमोसोम्स बने थे वो जब सेपरेट होंगे तब क्या होगा कि 23 क्रोमैटिड एक पोल के तरफ, 23 क्रोमैटिड दूसरे पोल के तरफ। ओके, मतलब हमारे पास में देखो 4 पोल हो गए, चारों पोल के तरफ क्या प्रेजेंट है बच्चों? 23 क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये जो 23 क्रोमैटिड्स है, समझ में आ रहा है ना? एनाफेज में क्या हुआ था? सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो गया था एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थे वो अपोजिट पोल के तरफ चले गए थे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट हो गए। तो 4 पोल है हमारे पास में, 4 पोल के तरफ 23 क्रोमैटिड ईच। तो चारों के चारों जो 23 क्रोमैटिड है ये खुल जाएंगे। कौन सी फेज में? टीलोफेज 2 में। टीलोफेज 2 में क्रोमोसोम वंस अगेन दे विल गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप। तो ये 4 न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स खुल गए, अगेन क्रोमैटिड तैयार हो गया। अगेन इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस बच्चों, और साइटोकाइनेसिस के बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4,
क्या बने हैं? हैप्लॉइड सेल। तो हैप्लॉइड सेल का मतलब उसमें 23 क्रोमोसोम या 23 क्रोमैटिड होते हैं। ठीक है। मियोसिस का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है? मियोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिससे स्पीसीज का क्रोमोसोमल नंबर जो है, स्पेसिफिक क्रोमोसोमल नंबर जो रहता है हर एक स्पीसीज का, ओके, वो रिस्टोर होता है। कैसे? फीमेल मेल, इन्होंने जो गमिट्स बनाए इनकी बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड, लेकिन इनके गमिट कैसे होते हैं बच्चों? हैप्लॉयड। लेकिन हैप्लॉयड हैप्लॉयड गमिट फ्यूज होकर जाइगोट कैसा बनता है? डिप्लॉयड। और ये जाइगोट क्या बनाता है यहाँ पे? न्यू ऑर्गेनिज्म। हो गया क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर। एक्सक्यूज मी। सो मियोसिस में क्या हो रहा है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये जो प्रोसेस है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन होता है। एंड जो मैंने बोला कि भले ही क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाए पर फर्टिलाइजेशन के बाद वो रिस्टोर हो जाता है। ओके। मियोसिस का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि इट इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, ये ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हमें भूलना नहीं है कि मियोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो क्या है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन्स एक्सचेंज होते हैं। मतलब क्या? एक फीमेल अपने लाइफ में जितने गमिट्स बनाएंगी सारे न्यू कॉम्बिनेशन वाले होंगे, एक मेल अपने लाइफ में जितने गमिट बनाएगा सारे न्यू कॉम्बिनेशन वाले होंगे। इसीलिए हर एक इंसान जो इस दुनिया में जन्म लेता है वो नए कॉम्बिनेशन वाला रहता है और अलग रहता है और यूनिक रहता है। ओके। और इसी तरीके से जब मियोसिस होते वक्त, गमिट फॉर्मेशन के वक्त बार बार क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब नेचर में क्या क्रिएट हो रहे हैं? वेरिएशंस। और नेचर में जो क्रिएट होने वाले वेरिएशंस है यही धीरे धीरे क्या करते हैं? इवोल्यूशन करते हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा। समरी दी है, आप समरी बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। जो दिया है कंप्लीट लेसन में वही आपको समरी में दिया है। समरी में आपको कोई भी डाउट रहता है कभी भी तो यू कैन जस्ट मैसेज मी, यू कैन जस्ट कमेंट मी एनी टाइम, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है। सो बच्चों अभी डिस्क्रिप्शन में इसके पहले के 3 वीडियो लेक्चर भी मैंने डाल दिए हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में ये एक एनसीईआरटी वाला वीडियो देख लीजिएगा। एंड आई एम श्योर जो सेल साइकिल सेल डिवीजन इस लेसन पे 4 मार्क रहते हैं, वो 4 क्वेश्चंस आते हैं नीट में, मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 क्वेश्चंस का एवरेज रहता है, मतलब 16 मार्क पकड़ के चलते हैं हम लोग। आपके 16 मार्क्स नीट में बिल्कुल अभी हो चुके हैं पक्के।